एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल के बी अकेडमी स्टडी पॉइंट पर। और आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं इकोनॉमिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैरड मॉडल। जैसे कि आप जानते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ मॉडल में हैरड मॉडल और डोमर मॉडल मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल माने जाते हैं और इन दोनों ही मॉडल से डिफ़िकल्टी लेवल के क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हैरड मॉडल और कल को हम डिस्कस करेंगे डोमर मॉडल। कल को हम डिस्कस करने वाले हैं डोमर मॉडल। आप जो है लास्ट तक वीडियो को बने रहे। हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी बने, पर इस वीडियो में जितने भी आज क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे वो प्रीवियस ईयर आए हुए सभी क्वेश्चन को मैंने इंक्लूड किया है साथ साथ डिस्कस करने के लिए। और जितने भी मैंने ये नोट्स तैयार किए हैं ये सभी मैंने ग्रेजुएशन लेवल से लेकर जो मास्टर लेवल तक के हमारे ग्रोथ मॉडल है, डोमर मॉडल, हैरड मॉडल, उन सभी से मैंने पॉइंट को निकाल कर इसमें जो है एडअप किया है। तो आप जो है लास्ट तक वीडियो के बने रहे। आज के बाद कभी भी आपका इस मॉडल से क्वेश्चन गलत नहीं होगा अगर आपने अच्छी तरह से हर कंसेप्ट को आज हमारे साथ समझा। क्योंकि ये एक ऐसा मॉडल है जो एक बार करने से समझ नहीं आता। इसके लिए समझने के लिए हमें बार बार जो है इस मॉडल को समझना पड़ता है, बार बार पढ़ना पड़ता है। ये नहीं कि सिर्फ एक बुक से जो हमारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए। इस मॉडल को समझने के लिए हमें कई बुक्स को पढ़ना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं हैरड मॉडल। जो हैरड मॉडल है ये कब दिया था? 1948 में दिया था। और जो हैरड थे वो कहाँ के थे? इंग्लैंड के थे। इनका पूरा नाम क्या है? सर रॉय हैरड है और ये कहाँ के हैं? इंग्लैंड के हैं। और इन्होंने इस मॉडल को दिया था 1948 में। और डोमर जो है, डोमर ईवीसी डोमर, ये कहाँ के हैं? ये हमारे हैं यूएसए के हैं और इनके द्वारा इस मॉडल को दिया गया था 1947 में। और ये दोनों ही इकोनॉमिक्स बात करते हैं कि राष्ट्रीय आय में लगातार वृद्धि किन कारणों से जो है आप बनाए रखा जा सकता है, यानी कि किन कारणों से, कौन से ऐसे में इकोनॉमिक ग्रोथ तत्व हैं जिनके द्वारा लगातार जो है इकोनॉमिक ग्रोथ करती रहे और किसी भी प्रकार की जो बाधा है इकोनॉमिक ग्रोथ में ना आए। ये दोनों ही बात करते हैं इसकी। अब बात आती है हैरड ग्रोथ मॉडल। जो हैरड ग्रोथ मॉडल है, जो ये मॉडल डिपेंड किस पर है? ये मल्टीप्लायर और एक्सीलेटर पर के जो प्रिंसिपल है उन पर बेस है। मल्टीप्लायर और एक्सीलेटर जो किन्स के द्वारा दिए गए हैं उन पर बेस है ये मॉडल। और क्लासिकल मॉडल को फॉलो करता है ये हैरड का मॉडल। और हैरड का मॉडल के अकॉर्डिंग अगर इनके शब्दों में कहा जाए तो गुणक और त्वरक यानी कि मल्टीप्लायर और एक्सीलेटर के बीच एक वैवाहिक संबंध है इनका मॉडल, यानी कि गुणक और त्वरक के द्वारा एक वैवाहिक संबंध बताया है हैरड मॉडल ने इस मॉडल को। यानी कि गुणक क्या होता है? जब हम किसी भी योजना पर, मान लो कोई हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, मान लो मैंने कोई बिजनेस शुरू किया है, मैंने 100 करोड़ रुपए खर्च किए हैं और जो मेरी इनकम जनरेट हुई है उससे वो हुई है मेरी 1000 करोड़ रुपए की जो इनकम जनरेट हुई है। तो जो 100 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किए हैं और उससे जो मेरी इनकम उत्पन्न हुई है 1000 की, ये मेरा क्या है? मल्टीप्लायर बताता है कि कितने गुना जो है वृद्धि हुई है मेरी इनकम में। अब बात आती है, अगर बात की जाए दर की, जब दर की बात की जाएगी तो हमारा बात करेगा त्वरक। त्वरक क्या होता है? एक्सीलेटर। जैसे हम स्कूटी में एक्सीलेटर को जितना मर्जी स्पीड करते हैं उतनी ज़्यादा स्पीड हमारी स्कूटी की होती रहती है, वही होता है त्वरक। यानी कि अगर हमने 100 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट किए तो 1000 की इनकम हुई। अब बात आती है कि दर निकालते हैं। दर यानी कि 10%। ये वृद्धि कितने से हुई? 10% से। तो इसका जो एक्सीलेटर है ये हमें क्या बताता है? दर बताता है कि किस दर से वृद्धि हुई है इन्वेस्टमेंट से, हमारे जितना इन्वेस्टमेंट किया है कि नेशनल इनकम से किस दर से ये दर बताता है। और ये बताता है कि कितने गुना जो है वृद्धि हुई है। ये हमारा मल्टीप्लायर है और ये हमारा क्या है? एक्सीलेटर है। अब बात आती है कि हैरड और डोमर दोनों ही किस पर काम करते हैं? ये उन दिशाओं को खोजते हैं इकोनॉमी की जिन पर चलकर हमारी इकोनॉमी लगातार आगे बढ़े और किसी भी प्रकार की कोई भी बाधा इकोनॉमिक ग्रोथ में ना आए। जो हैरड है इनके द्वारा एक ऐसे लिखा गया है 1946 में, ऐसे टुवार्ड ए डायनामिक इकोनॉमिक। इन्होंने डायनामिक इकोनॉमिक कहा है। इनकी डायनामिक होता है लगातार, जिसमें परिवर्तन होते रहते हैं। हमारी इकोनॉमी में लगातार परिवर्तन होते रहते हैं, तो उसी को इन्होंने इस ऐसे के द्वारा जो है प्रस्तुत किया है। और इस मॉडल में इन्होंने बेरोजगारी के कारणों के भी, जो बेरोजगारी है हमारी इकोनॉमी में रहती है और जो दीर्घकालीन स्फीति है, उन कारणों की व्याख्या इन्होंने इस ऐसे में की है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको बता रही हूँ कि इसके अंदर क्या है, बेरोजगारी स्फीति के दीर्घकालीन कारणों की जो है व्याख्या की गई है इस ऐसे के अंदर। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में जो है पूछा जा चुका है। अब जो बात आती है कैपिटल एक्यूमुलेशन की, हैरड और डोमर दोनों ही हमारे क्या कहते हैं, जितने ज़्यादा हो हम कैपिटल लगाएं, जितने हम कैपिटल लगाएंगे उतने गुना जो हमारी इनकम बढ़ती रहेगी। कैपिटल एक्यूमुलेशन पर जोर देते हैं दोनों ही इकोनॉमिक्स, हैरड भी और डोमर भी।
अब बात आती है एजम्पशन की। एजम्पशन से हमारे कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो एजम्पशन हमें अच्छे से आने चाहिए। अपेक्षित बचते, समाज में अपेक्षित बचते और वास्तविक बचते, दो बचते जो है इक्वल होने चाहिए। ये बचते वो बचते हैं, अपेक्षित होती है जितनी हम अपेक्षा करते हैं कि मान लीजिए कि हमारा बजट है कि इस महीने हम जो 10 रुपये की सेविंग करेंगे, पर जो वास्तव में सेविंग हुई वो हुई 20 रुपये की, यानी कि ये होती है हमारी अपेक्षित और वास्तविक। यहाँ पर बात की गई जो समाज में अपेक्षित बचते हैं और वास्तविक बचते हैं वो क्या है, हमेशा इक्वल हैं। जो हमारी एक्स अर्न सेविंग है और एक्स पोस्ट सेविंग है वो दोनों क्या होती है, हमेशा इक्वल होती है। एपीएस इक्वल टू एमपीएस होती है, बट एपीएस जो है हमेशा स्थिर बनती है, यानी कि एक एवरेज तो हमेशा रहती ही रहती है। अब दूसरी जो हमारी एजम्पशन है कि इन्वेस्टमेंट की दर किस पर डिपेंड करती है, आय वृद्धि की। अगर हम इन्वेस्टमेंट करें और आय वृद्धि ना हो तो हम क्या दोबारा इन्वेस्टमेंट करेंगे, नहीं करेंगे। यानी कि इन्वेस्टमेंट की दर किस पर डिपेंड करती है, आय वृद्धि पर। अर्थव्यवस्था में क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट है, यानी कि किसी भी प्रकार की बेरोजगारी नहीं है। और मूल्य स्तर और ब्याज, जो मूल्य स्तर है, जो प्राइस लेवल है और ब्याज की दर है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। पूंजी श्रम अनुपात यानी कि कैपिटल आउटपुट रेशियो, कैपिटल लेबर, इनकी सभी अनुपात क्या हैं, स्थिर हैं। और राज्य किसी प्रकार से क्या हस्तक्षेप नहीं करता इसकी मान्यता के अकॉर्डिंग। और ये क्या है, क्लोज इकोनॉमी, यानी कि ना कोई व्यापार यहाँ से बाहर, ना बाहर से यहाँ, ना एक्सपोर्ट ना इंपोर्ट, तो ये क्या है, क्लोज इकोनॉमी है। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इन्होंने लिया है कि पूंजीगत जो हमारी कैपिटल है, जो हमारी कैपिटल वस्तुएं हैं, जो हमारी मशीनरीज वगैरह हैं, इनमें कोई किसी प्रकार का डेप्रिसिएशन नहीं होता, बल्कि वास्तविक में ऐसा होता है। तो पर ये क्या है, इनके अब मॉडल की मान्यता है। पर इन्होंने एक लिया है कि एपीएस एमपीएस हमेशा इक्वल होते हैं और कैपिटल कोफिशिएंट कांस्टेंट होते हैं। ये मॉडल जो बेस है किसके ऊपर बेस है, केन्स के सेविंग इन्वेस्टमेंट मॉडल के ऊपर। जो हेरेड का मॉडल है ये केन्स के इन्वेस्टमेंट और सेविंग मॉडल के ऊपर जो है आधारित है। क्लासिकल मॉडल को ही फॉलो करता है हेरेड का इकोनॉमिक ग्रोथ मॉडल। ये कहता है कि कैपिटल बहुत ज़्यादा आवश्यक है स्टडी ग्रोथ के लिए। इनकी स्टडी ग्रोथ क्या होती है, स्टडी ग्रोथ होती है एक इकोनॉमी में लगातार ग्रोथ को बनाए रखना, किसी भी प्रकार से ग्रोथ को नीचे ना होने देना। ऐसा करने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है किसकी, कैपिटल की। ये कहते हैं हमारे हेरेड कि जितनी ज़्यादा कैपिटल एक्युमुलेशन करेंगे इतनी ज़्यादा जो है इकोनॉमी में ग्रोथ होती रहेगी। अब जो बात होती है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की, जहाँ से क्वेश्चन हमारे रिपीटेड एग्जाम में देखने को मिलते हैं, एक्चुअल ग्रोथ रेट, वारंटेड ग्रोथ रेट और नेचुरल ग्रोथ रेट। आप बताती है एक्चुअल ग्रोथ रेट, एक्चुअल ग्रोथ रेट, वारंटेड और नेचुरल। एक्चुअल में, एक्चुअल जो हमारे पास रियल में है, वारंटेड जो आगे हम जिसकी कैपेसिटी है भाई यहाँ तक कैपेसिटी है, यहाँ तक हम इसे प्राप्त कर सकते हैं। नेचुरल, जो नेचुरल उसका क्राइटेरिया फिक्स है वो हमारा है नेचुरल। अब बताती है, अब बात करते हैं हम इसको रियल लाइफ में एग्जाम्पल से कि एक्चुअल, जैसे कि हमारा एग्ज़ाम अभी जो यूजीसी नेट है इसका 300 का हमारा एग्ज़ाम होने वाला है। तो मैक्सिमम क्राइटेरिया, जो मैक्सिमम जो है एरिया फिक्स कर दिया गया है 300 नंबर का, यानी कि हम हद से हद ज़्यादा से ज़्यादा कितने नंबर ले सकते हैं, 300 नंबर ले सकते हैं। पर एक्चुअल जो अभी एक्चुअल मैंने कितने नंबर लिए हैं, 150 नंबर लिए। ये मेरी एक्चुअल रेट है, यानी कि ये मेरी एक्चुअल रेट है। वारंटेड यानी कि एक दायरा है कि 300 तक भी मैं नंबर ले सकती हूँ। और ये हमारा है नेचुरल, जो नेचुरली फिक्स कर दिया गया है कि नेचुरली फिक्स है भाई, तुम 250 से ऊपर जा ही नहीं सकते, इतने से ऊपर रिसोर्सेज ही नहीं है, इसकी आपके पास सोर्स ही नहीं है, डेटा ही नहीं है कि आप इतना पढ़ पाओ कि आप कितने मार्क्स आ जाए। ये हमारा है नेचुरल ग्रोथ रेट। यहाँ से आपको समझ आया एक्चुअल, जो एक्चुअली मैंने अपने मार्क्स प्राप्त करे, वारंटेड जितने मैक्सिमम लेवल है भी हाँ इत तक जो हम प्राप्त कर सकते हैं। नेचुरल जिसमें हमारी लिमिटेशन आ जाती है कि हमारे पास सोर्सेज ही नहीं है कि हम वहाँ तक पहुँच पाए। अब समझेंगे हम अच्छी तरह से इन तीनों के बारे में। ये जो हमारी ग्रोथ रेट है 3, वास्तविक विकास दर, नेचुरल विकास दर और जो हमारी वारंटेड विकास दर, ये तीनों हमारे क्या होने चाहिए, इक्वल। जब ये तीनों इक्वल होंगे तो इकोनॉमी क्या होगी, ग्रोथ होगी और पूर्ण रोजगार होगा। जब देश के अंदर पूर्ण रोजगार होगा तो उसमें में क्या होगा, फुल एम्प्लॉयमेंट होने उस कंडीशन में होता है जब पर कैपिटा इनकम बढ़ती है। जब व्यक्ति की पर कैपिटा इनकम बढ़ती है तो उसकी परचेजिंग पावर बढ़ती है, एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है। जब एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है, एग्रीगेट सप्लाई बढ़ती है, सप्लाई बढ़ते प्रोडक्शन बढ़ता है, प्रोडक्शन जब बढ़ता है तो देश में क्या होते हैं, नेशनल इनकम इंक्रीज होती है। इसलिए फुल एम्प्लॉयमेंट की जो कंडीशन रखी गई है, तीनों वास्तविक विकास दर, आवश्यक विकास दर और प्रकृति विकास दर, तीनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। पर रियलिटी में ऐसा होता है। अब बात आती है एक्चुअल। एक्चुअल मैंने बात की कि जो एक्चुअल में मेरे हैं, मान लें एक्चुअल मेरे 150 नंबर हैं तो वो मेरा क्या है, एक्चुअल मेरी कैपेसिटी। अब बात आती है एक्चुअल ग्रोथ रेट।
एक्चुअल ग्रोथ रेट होती है कि हमारा जो कंट्री है वो एक्चुअल में किस ग्रोथ पर रेट कर रहा है, किस रेट पर ग्रोथ कर रहा है, किस दर पर ग्रोथ कर रहा है। ये हमारी एक्चुअल जो वास्तव में अभी देश के अंदर हमारी इकोनॉमी है उसमें जो इम्प्लीमेंट है, प्रोडक्शन है, कैपिटल है, वो किस तरह से जनरेट हो रही है अभी करंट टाइम में। वास्तविक विकास दर वह दर है जिस पर कोई देश विकास कर रहा है। ये डिपेंड किस पर करती है, कैपिटल आउटपुट रेशो पर। किस पर डिपेंड करती है, कैपिटल आउटपुट रेशो पर। कैपिटल आउटपुट रेशो क्या होता है कि जितनी हमने कैपिटल लगाई उससे कितना हमारा आउटपुट हुआ, ये हमारा हुआ कैपिटल आउटपुट रेशो। यानी कि मान लिया मैंने कैपिटल 100 करोड़ रुपये लगाई तो मेरा आउटपुट कितने का हुआ, 200 का हुआ, तो मेरा रेशो कितना हुआ, 1:2 का हुआ। ये हमारा है कैपिटल आउटपुट रेशो। और ये हमारा क्या, जो हमारी एक्चुअल ग्रोथ रेट है ये हमारा क्या प्रेजेंट करती है कि शॉर्ट टर्म साइक्लिक चेंज, ये जो है अल्पकालीन चक्रीय परिवर्तन जो है शो करती है एक्चुअल ग्रोथ रेट। एक्चुअल में जो वास्तव में जो देश है वो जिस गति पर विकास कर रहा है वो हमारी एक्चुअल है। ये डिपेंड करती है कैपिटल आउटपुट रेशो पर। और इसको हम इक्वेशन फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, इस तरह से। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो ग्रोथ रेट हमारी है ये इक्वल है सेविंग के, जीसी इक्वल सेविंग के। जी हमारा क्या है, वास्तविक विकास दर। वास्तविक विकास दर हमारी क्या है, लैम्डा जो हमारा डेल्टा वाई अपॉन वाई। वाई क्या हमारी इनकम, ये वाई क्या हमारी नेशनल इनकम है। और ये जो डेल्टा है ये क्या है, डेल्टा वन इनकम क्या है, प्रवर्तन। जैसे कि पिछले साल जो हमारी इनकम थी वो 200 करोड़ थी और इस साल कितनी है, वो 250 करोड़ है। तो इसको हम डिनोट करते हैं डेल्टा वाई से और इसको डिनोट करते हैं खाली वाई से। कि सी क्या है हमारे, सी इज इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशो। इंक्रीमेंटल यानी कि जितना मैंने कैपिटल लगाए थे, पहले 100 करोड़ रुपए लगाए थे, 100 करोड़ रुपए लगा के अब जो इंक्रीमेंट हुआ है मेरे को कितने का हुआ है, 150 का हुआ है। तो ये क्या है, इंक्रीमेंटल। इसको हम शो किससे करते हैं, इन्वेस्टमेंट और इनकम के द्वारा। यानी कि मैंने इतना इन्वेस्टमेंट किया और इतना इन्वेस्टमेंट करने पर मेरी इतनी जो है इनकम में क्या हुआ, बढ़ोतरी हुई या कमी हुई या ज़्यादा हुआ, जो भी हुआ इसको हम डिनोट करते हैं इसके द्वारा। तो इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, जी सी इक्वल एस। ये जी क्या है, हमारी एक्चुअल ग्रोथ है और ये सी क्या है, हमारा इंक्रीमेंटल रेशो है कि कितना हमारा इंक्रीमेंट हुआ है, इन्वेस्टमेंट करने पर हमारी इनकम कितनी बड़ी है। और एस जो हमारी सेविंग है, यानी कि कितनी इनकम में से हम सेविंग करते हैं। जो भी हमारी इनकम है इसको हम सेविंग करेंगे या फिर क्या करेंगे, कंजप्शन करेंगे या फिर सेविंग करेंगे। ये तो दो ही हम यूज करते हैं अपनी इनकम का। पर ये कहते हैं कि जो हम जितनी भी हमारी इनकम है, जिस आधार पर हमारी इनकम बढ़ेगी उस आधार पर ही हमारा क्या बढ़ेगा, सेविंग भी बढ़ेगा। यानी कि सेविंग की वृद्धि डिपेंड करती है इनकम पर। और जो हमारा कैपिटल आउटपुट है, जितना हम कैपिटल लगाएंगे उस हिसाब से हमारा क्या बढ़ेगा, आउटपुट। ये एक दूसरे पर जो है डिपेंड करता है। अगर सीधी शब्दों में बात की जाए तो जी सी इक्वल टू एस। जी हमारी है वास्तविक विकास दर, सी है हमारी है इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशो और एस हमारा क्या है, एक औसत बचत प्रवृत्ति कि कितना हम नेशनल इनकम में से सेविंग करते हैं। जितनी हम सेविंग करेंगे उतना हम क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे और जितना हमारा इन्वेस्टमेंट होगा उस हिसाब से हमारी क्या होगी, इनकम बढ़ेगी। ये हमारा है एक्चुअल ग्रोथ रेट का फॉर्मूला। इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं कि जो हमारी पहले इनकम थी और जो अब चेंज हुआ है, ये हमारे जो इन्वेस्टमेंट करने पर जो अब चेंज हुआ है और ये हमारी सेविंग है। इसको हम ऐसे शो कर सकते हैं, जब हम इसे काटेंगे तो इससे ये कट गया तो हमारे क्या बचा, इन्वेस्टमेंट अपॉन इनकम, सेविंग अपॉन इनकम। तो इससे ये कट गया, इक्वल किसके हुआ, इनकम अपॉन इन्वेस्टमेंट इक्वल टू सेविंग। यानी कि जितना हमने सेविंग की उतना ही हमने क्या कर दिया, इन्वेस्टमेंट कर दिया। और यहाँ से हमारा एक क्वेश्चन बनता है, जब हमारा जितना हमारा सेविंग हुई थी उतना हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया तो ये हमारा, इसको हम हेरड के अकॉर्डिंग क्या कहते हैं, डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। ये किस पर डिपेंड करता है कि जितनी हमारी सेविंग और इनकम है, जितनी हमारी इनकम बढ़ेगी उतनी हमारी सेविंग बढ़ेगी, जितनी हमारा कैपिटल और आउटपुट, जितने हम कैपिटल लगाएंगे उस तरह हमारा क्या बढ़ेगा, आउटपुट बढ़ेगा। तो ये एक दूसरे पर क्या है, निर्भर है। यानी कि जो एक्चुअल ग्रोथ रेट है वो डिपेंड किस पर है, वो डिपेंड करता है हमारे कैपिटल आउटपुट रेशो पर। इसको हम शो कर सकते हैं एक एग्जाम्पल के द्वारा। ये एग्जाम्पल जो है, ये एग्जाम्पल है हमारा एक्सीलेटर का एग्जाम्पल है। अगर हम आय में वृद्धि 200 करोड़ रुपए की होती है और बचते जो हमारी सेविंग है 160 करोड़ रुपए की है, जो कैपिटल आउटपुट रेशो की इतनी कैपिटल लगाई और आउटपुट कितना हुआ
इतना हुआ, यानी कि कितनी कैपिटल लगाई 1% और आउटपुट हुआ हमारा 4%, यानी कि कैपिटल आउटपुट रेशो है। इसके द्वारा जो हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ये क्वेश्चन जो है हम ऐसे इसलिए लेके आए हैं क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या है, G इक्वल टू सेविंग अपॉन ये जो है कैपिटल आउटपुट रेशो। जो हमारी एक्चुअल ग्रोथ रेट है उसको निकालने का फॉर्मूला क्या है, सेविंग ऊपर आएगी, नीचे हमारी जो आएगी कैपिटल आउटपुट रेशो आएगी नीचे। तो इसको हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं, 160 ऊपर आएगा, 2000 नीचे, इक्वल टू कैपिटल आउटपुट रेशो कितना हमारा 1/4 का। तो इसको हम जब काटेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1/50, जो हमारा है कितना 2%। ये 2% क्या है हमारा एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या होता है, एक्सीलेटर क्या होता है, एक्सीलरेशन क्या होता है कि कितने दर पर जो है बढ़ोतरी हुई है, ये हमारा क्या निकालता है, दर निकालता है। तो ये जो सम है इस तरह के क्वेश्चन जो है पूछे थे हमारे एग्जाम में। अब दूसरा हमारा है वारंटेड ग्रोथ रेट। वारंटेड क्या है, आवश्यक। जितने की मैंने आपसे बात की पहले कि मेरे कितने नंबर है 100 नंबर, पर जो एक वारंटेड है एक आवश्यक लेवल है, यानी कि 300 नंबर तक भी जो है मार्क्स में प्राप्त कर सकती हूँ यूजीसी नेट में या किसी भी एग्जाम में। ये मेरी क्या है, एक हायर कैपेसिटी है। जो वारंटेड ग्रोथ रेट है ये क्या हमारी एक हायर कैपेसिटी है, एक फुल एम्प्लॉयमेंट है, यानी कि एक बड़ा लेवल है जहाँ पर जो है आवश्यक है, यानी कि इस लेवल तक भी जो है आवश्यक है पहुँचना। ग्रोथ रेट वह दर है जिसे यदि प्राप्त कर लिया जाए, यानी कि अगर एक फुल कैपेसिटी लेवल अगर प्राप्त कर लिया जाए इकोनॉमी में, तो जो उद्यमी है वो एक ऐसी मानसिक स्थिति में आ जाएंगे कि वे विकास करते ही रहेंगे, यानी कि वे और ज़्यादा क्या हो जाएंगे, मोटिवेट हो जाएंगे। यानी कि फुल एम्प्लॉयमेंट फुल ग्रोथ रेट है ये वारंटेड ग्रोथ रेट, यानी कि जितने की हमारी आवश्यक है उस लेवल तक जो पहुँच जाते हैं हमारा कंट्री, ये वो रेट रहे। ग्रोथ रेट क्या है, ये फुल कैपेसिटी। एक क्वेश्चन हमारे यहाँ से बनता है कि वारंटेड ग्रोथ रेट क्या है, हमारी फुल कैपेसिटी पोटेंशियल ग्रोथ रेट भी इसको बोलते हैं, फुल कैपेसिटी ग्रोथ रेट भी इसको बोलते हैं, और वारंटेड ग्रोथ रेट भी इसको बोलते हैं। ग्रोथ रेट को हम डिटरमाइन करते हैं किसके द्वारा, कैपिटल आउटपुट रेशो के द्वारा जो हम इसको डिटरमाइन करते हैं, और सेविंग इनकम रेशो के द्वारा। यह दर जो एंटरप्रेन्योरल हैं उनमें जो है ऐसा इक्विलिब्रियम लाती है कि वे लगातार जो है मोटिवेट रहते हैं दोबारा इन्वेस्टमेंट करने के, यानी कि फुल कैपेसिटी बन जाती है यहाँ पर इनकम जनरेट करने की भी, इनकी पूरे अच्छे लेवल पर जो है इकोनॉमिक ग्रोथ कर जाती है वारंटेड ग्रोथ रेट पर। और इसमें एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हमारा बनता है जो कभी बार एग्जाम में पूछ लेता है कि जो हमारा वारंटेड ग्रोथ रेट है इसमें कभी कभी क्या पा जाता है, हमारा अनैच्छिक बेरोजगारी पा जाती है, और जो हमारी एक्चुअल ग्रोथ रेट थी उसमें हमारा क्या पा जाता है, चक्रीय अल्पकालीन चक्रीय परिवर्तन पाया जाता है हमारे एक्चुअल ग्रोथ रेट में। और जो हमारा वारंटेड ग्रोथ रेट है इसमें अनैच्छिक बेरोजगार जो है बन सकती है कभी कभी। अब जो हमारा वारंटेड ग्रोथ रेट है इसका इक्वेशन फॉर्म, इनकी इक्वेशन फॉर्म भी हमें आनी चाहिए। जैसे कि एक्चुअल ग्रोथ रेट की फॉर्म क्या थी, जो एक्चुअल ग्रोथ रेट की फॉर्म क्या थी, G इक्वल टू सेविंग ऊपर थी कैपिटल नीचे थी, ये था। और इसका जो फॉर्मूला है हमारा वारंटेड ग्रोथ रेट का, इसका जो इक्वेशन फॉर्म है वो क्या है, GW जो हमारे वारंटेड ग्रोथ रेट है CR इक्वल टू S। अब पहले हम इसको समझेंगे कि जो GW है ये हमारी विकास की वो दर है जिसको हम डेल्टा Y अपॉन वाई के द्वारा शो करते हैं। ये डेल्टा उसके साथ होता है जो परिवर्तन हुआ है, यानी कि जो हमारा पहले था और जो हमारा अब है, इसको ये हमारा ये। और CR क्या है हमारा कि ग्रोथ रेट को प्राप्त करने के लिए, यानी कि फुल एम्प्लॉयमेंट को, जो फुल एम्प्लॉयमेंट है इसको बनाए रखने के लिए जो कैपिटल की रिक्वायरमेंट है वो हमारी क्या है CR। और S क्या है हमारी प्रोपेंसिटी टू सेव। ये हमारा इसका फॉर्मूला है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन हमें न्यूमेरिकल फॉर्म में मिल जाए तो इस फॉर्मूले में पुट करके हम उस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू हैरड फुल एम्प्लॉयमेंट कब होगा, जब ग्रोथ रेट इक्वल टू वारंटेड ग्रोथ रेट के इक्वल होगी, और जो हमारी कैपिटल है और जो हमारी रिक्वायर कैपिटल है वो इक्वल होगी। ये इस पर होगा हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट, यानी कि जो हमारी ग्रोथ रेट है और जो हमारी वारंटेड ग्रोथ रेट है वो क्या हमेशा इक्वल होनी चाहिए, और जो हमारे पास कैपिटल है और जो रिक्वायर है हमें प्रोडक्शन के लिए वो क्या होना चाहिए, वो भी इक्वल होना चाहिए। पर रियलिटी में ऐसा कभी मिल सकता है नहीं। तो जो हमारी नेचुरल ग्रोथ रेट है, अब बात आती है हमारी, जैसे हम एक्चुअल ग्रोथ रेट कर चुके हैं, वारंटेड ग्रोथ रेट कर चुके हैं, अब हम करने वाले हैं नेचुरल ग्रोथ रेट। जो हमारी नेचुरल ग्रोथ रेट है, जो हमारी प्राकृतिक विकास दर है, इसको हम GN से डिनोट करते हैं। एक्चुअल को हम G से करते हैं, वारंटेड को हम GW से करते हैं,
इसी तरह से हम जो प्राकृतिक हैं, नेचुरल है, इसको हम GN से डिनोट करते हैं। ये वो स्थिति है जो कि एक लिमिटेशन, एक बाउंडेशन लगा देती है, जैसे कि एक्चुअल में और ग्रोथ में। एक्चुअल में मैंने कहा कि एक्चुअल में 100 नंबर हैं और हद से हद में 300 नंबर तक ले सकती हूँ, पर जो नेचुरल है ये क्या कहती है कि हमारे पास अगर रिसोर्सेज ही नहीं है कि आप 300 तक पहुँच पाओ, यानी कि 250 से आप ऊपर जा ही नहीं सकते, यानी कि एक लिमिटेशन लगा देती है। ये कौन लगा देता है? नेचुरल ग्रोथ रेट। ये कहता है कि जो हमारी इकोनॉमी में है, इसमें जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं और जो हमारी टेक्नोलॉजी है और जो हमारी लेबर है, ये क्या है, हमारी एक लिमिट है। इस लिमिट से आगे हम इसको नहीं बढ़ा सकते। जब इसको नहीं बढ़ा सकते तो हमारी जो है उसके अकॉर्डिंग जो हमारी विकास दर निर्धारित होगी, यानी कि एक लिमिटेशन लगा देती है नेचुरल ग्रोथ रेट, जिसमें पूर्ण रोजगार बना रहता है, जिसे सामान्य विकास दर भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? पूर्ण रोजगार भी इसमें होता है, सामान्य विकास दर भी इसे कहते हैं। हेरल्ड ने इसे कल्याण की अनुकूलतम स्थिति भी कहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हेरल्ड के अकॉर्डिंग कौन सी ग्रोथ रेट को अनुकूलतम स्थिति माना गया है? तो ये माना गया है नेचुरल को जो है अनुकूलतम माना गया है, इनकी ऑप्टिमम लेवल माना गया है। वेलफेयर का ऑप्टिमम लेवल जो है माना गया है नेचुरल ग्रोथ रेट को अकॉर्डिंग टू हेरल्ड। ये भी माना जाता है कि यह दर देश के प्राकृतिक साधनों, श्रम की उपलब्धता, मात्रा तो तकनीकी उन्नति आदि घटकों पर निर्भर करती है। कि जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि देश के अंदर कैपिटल, लेबर और नेचुरल रिसोर्सेज क्या है, हमारे लिमिट है, यानी कि फिक्स है, तो इनको हम जो है एक लेवल तक ही बढ़ा सकते हैं, आगे नहीं यूज कर सकते। यह वह वृद्धि दर है जिसमें जनसंख्या वृद्धि दर और तकनीकी सुधार के कारण होती है, यानी कि जितनी हमारे पास लेबर, टेक्नोलॉजी और नेचुरल रिसोर्सेज, इससे आगे नहीं बढ़ सकते। ये एक लिमिटेशन है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया GN/CR = S। इसका फॉर्मूला ये है। GN हमारी है नेचुरल ग्रोथ रेट, CR जो हमें कैपिटल रिक्वायर है, S हमारी है प्रोपेंसिटी टू सेव की। और ये कभी भी ये इक्वल हो भी सकती है प्रोपेंसिटी टू सेव के, और ये इक्वल नहीं भी हो सकती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये इक्वल हो भी सकती है और इक्वल नहीं भी हो सकती है। जो हमारा GN है, इससे ऊपर कभी विकास दर नहीं होता, क्योंकि इसके आगे हमारी क्या आ जाती है? लिमिटेशन आ जाती है। किसकी? लेबर की, कैपिटल की और हमारी नेचुरल रिसोर्स की जो है लिमिट आ जाती है, तो इससे ऊपर हम नहीं ले जा सकते। जो इसका जो फॉर्मूला है ये GN/CR = S। S हमारी प्रोपेंसिटी टू सेविंग है, CR जो हमारी रिक्वायर कैपिटल है, कैपिटल की जैसे रिक्वायर पड़ती है हमें, और GN हमारी क्या है, जो जिससे ऊपर जो हम विकास कर नहीं सकते, संभव ही नहीं है। अब इसको एक थोड़ा सा व्यू ले लेते हैं हम। अगर मान लो GN ज़्यादा है GW से, तब क्या होगा? ये क्वेश्चन सीधा सीधा जो एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो क्या होगा? इन्फ्लेशनरी क्या होता है? महंगाई कब होगी? GN जब हमारे जो कंट्री है इसके अंदर जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो पूरे फिक्स है, उससे आगे हम नहीं कर सकते। पर ये जो क्या है, कम है, यानी कि जितने हमें चाहिए उससे कम है, यानी कि क्या? सप्लाई कम हो गई। जब सप्लाई कम हो गई तो क्या हो गया? सप्लाई जब कम हो गई तो डिमांड क्या हो गई? ज़्यादा हो गई। जब डिमांड ज़्यादा हो गई तो क्या हो गया? महंगाई को हम क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशनरी। ये वो कंडीशन है। अगर कभी जो है हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज तो ज़्यादा है, पर जो हमारी प्रोडक्शन है वो कम है, वो शो करता है हमारा ये पॉइंट। यानी कि जब हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज तो ज़्यादा हैं पर जो हमारे पास आउटपुट है वो कम है, तो उसके कारण क्या हो जाएगा? डिप्रेशन। क्या जाएगा? मंदी आ जाएगी। ये 2 पॉइंट है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बात आती है फुल एम्प्लॉयमेंट की। फुल एम्प्लॉयमेंट कब होगा? जब ये तीनों ही क्या होंगे? इक्वल होंगे। ग्रोथ जो वास्तव में है, वारंटेड जो आवश्यक है हमारी कंट्री के लिए, GN जो हमारे ऊपर एक बाउंडेशन है कि इससे आगे हम नहीं कर सकते, ये तीनों क्या हमारे इक्वल होने चाहिए अकॉर्डिंग टू हेरल्ड फुल एम्प्लॉयमेंट के लिए। हेरल्ड का कहना है कि नाइफ एज बैलेंस की स्थिति को हम सरलता से प्राप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि विकास दरों के बीच विचलन होना आवश्यक है। ये अगर ये तीनों इक्वल है तो हमारे क्या है? फुल एम्प्लॉयमेंट है। अगर इन तीनों में थोड़ा सा बैलेंस बिगड़ा तो हम एक चाकू की धार पर आकर बैठ जाएंगे। एक चाकू की धार ऐसी है, अगर थोड़ा सा भी हम विचलन हुए या तो इधर या हम पूरे मंदी में चले जाएंगे, या पूरा जो है बेरोजगारी में चले जाएंगे, या पूरा जो है अच्छी जैसे कि फुल एम्प्लॉयमेंट में, या किसी भी प्रकार की जो बेरोजगारी ना है वहाँ चले जाएंगे। यानी कि एक नाइफ एज सिचुएशन कहा है हेरल्ड ने इसको। अगर इन तीनों स्थिति में थोड़ा सा भी इम्बैलेंस हुआ तो हम जो है नाइफ एज की सिचुएशन में आ जाएंगे। नाइफ एज जो सिचुएशन वो क्या है? चाकू की धार पर बैठना, यानी कि बहुत ही रिस्की होना। अगर
अब इसको हम समझेंगे इस तरह से, अगर मान लो कि जो एक्चुअल ग्रोथ रेट है वो वारंटेड ग्रोथ रेट से ज़्यादा है, तो क्या होगा, मान लो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा और लोग क्या करेंगे, सेविंग कम करेंगे। तो इस कारण से क्या होगा, इन्फ्लेशन होगा। जैसे कि मैंने इसको पहले भी समझाया था आपको, वो किसको GN से लेकर समझाया था और GW से लेकर समझाया था। अब मैं समझा रही हूँ आपको एक्चुअल ग्रोथ और वारंटेड ग्रोथ रेट के बीच में रिलेशन। जो हमारी एक्चुअल ग्रोथ रेट है, अगर ये ज़्यादा है, एक्चुअल मतलब क्या है कि लोगों के पास क्या है, इनकम है। क्या है, लोगों के पास इनकम है। जब लोगों के पास इनकम है और जो आउटपुट है उनकी इनकम ज़्यादा है, आउटपुट कम है। जब इनकम ज़्यादा है यानी कि डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है, तब क्या होगी, इन्फ्लेशन होगी। और जो ये क्या, अगर जो है CR ज़्यादा रिक्वायर है और C हमारे पास क्या है, कम, यानी कि जो हमारा कैपिटल रिक्वायर है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए वो क्या है, ज़्यादा है, उसकी ज़्यादा डिमांड ज़्यादा है और वो हमारे पास अभी क्या है, उपलब्ध कम है। तो ऐसे में क्या होगी, इन्फ्लेशन होगी। इन दो सिचुएशन में अगर ये दो कंडीशन कभी आ जाए तब क्या होगी, इकोनॉमी में इन्फ्लेशन। अगर ये दो सिचुएशन आ जाए तब क्या होगी, मंदी होगी, डिफ्लेशन होगी। ये क्या है हमारी, ये हमारी है ग्रोथ रेट, यानी कि लोगों के पास पैसा। जब लोगों के पास पैसा है और आउटपुट कम है, तब जो डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तब क्या होगी, इन्फ्लेशन होगी। और ऐसी सिचुएशन में क्या लोगों के पास क्या होगा, पैसा नहीं होगा अपने आगे बढ़ाने के लिए, यानी कि आउटपुट करने के लिए जब लोगों के पास पैसा नहीं होगा। इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं कि जब आउटपुट बढ़ाने के लिए लोगों के पास पैसा नहीं होगा, यानी कि CR जो है कम होगा C से, तब क्या होगा, इन्फ्लेशन। और डिफ्लेशन में क्या होगा कि लोगों के पास क्या है, पैसा बहुत ज़्यादा है कि कैपिटल की रिक्वायर, जितनी कैपिटल की रिक्वायर है वो क्या है, कम है। और जो ग्रोथ रेट है यानी कि लोगों के पास जो पैसा है वो कम है और जो आउटपुट है वो ज़्यादा। जब सप्लाई ज़्यादा है और जो सप्लाई ज़्यादा है और लोगों के पास पैसा नहीं है, तो क्या होगा, मंदी आएगी। ये है दूसरी कंडीशन। थैंक यू गाइज़। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।